तो क्या सिर्फ एक स्पीच और एक पंची लाइन से दो देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते निभाए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? रोटी और बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल का, यह कहना था राजनाथ सिंह का भारत और नेपाल के रिश्तों के संदर्भ में। तो क्या सिर्फ एक स्पीच और एक पंची लाइन से दो देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते निभाए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? भारत और नेपाल कोई आज के पॉलिटिकल अलाइज और जियोपॉलिटिकल दोस्त नहीं है। नेपाल और भारत में शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड एथनिक ग्रुप्स हैं। तो जो दो देश इतने ज्यादा इंटरट्विन्ड हैं, एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, उनकी दोस्ती क्यों डिलेमा में बदलती रहती है? मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के इंडियन जियोपॉलिटिकल मिस्टेक्स की सीरीज के चौथे एपिसोड में, जिसका नाम है नेपाल, दोस्ती और डिलेमा। भारत जब साल 1950 में आजादी के बाद उसने नेपाल से दोस्ती की ट्रीटी साइन की थी। नेपाल उस समय भारत के लिए प्राइमरीली दोस्त बनना जरूरी था, क्योंकि 50 के दशक में तिब्बत में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा था और नॉर्दर्न रीजन्स की सिक्योरिटी भारत के लिए जरूरी थी। जितनी जरूरी भारत को नेपाल की दोस्ती थी, उतनी जरूरी नेपाल को भारत की भी दोस्ती थी, क्योंकि नेपाल को भी एक बिग ब्रदर या कहें डेवलपमेंट का साथी चाहिए था। पर वो ट्रीटी जब आज तक नेपाल ने अपने यहां पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिस्कस की है, तो हर बार एक रिव्यू की मांग उठी है। वो रिव्यू जो भारत नहीं करता है। भारत हमेशा स्टेटस क्वो को मेंटेन करने के लिए बात करता है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट 1990 के आसपास के दशक में दिखा, जब नेपाल ने अपनी दोस्ती को एक नया आवाम दिया और उसने चाइना के साथ मिलके भारत क्या एक अल्टरनेटिव खोजा। उसने आर्म्स डील की और भारत ने ब्लॉकेड किया, एक ब्लॉकेड जिसने एसेंशियल चीजों को नेपाल में जाने से रोका। और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया भारत के जियोपॉलिटिक्स और भारत के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। नेपाल ने भारत का अल्टरनेटिव खोजना शुरू कर दिया था। साल 2015 जब आया एक नया कानून, एक नए तरीके का राज्य नेपाल में, तो मधेशी कंसर्न्स भारत और नेपाल के बीच एक डिस्प्यूट खड़ा करना शुरू किया। साल 2015 के बाद जब साल 2016 आया, तो चाइना के साथ वहां के प्रधानमंत्री ओली ने अल्टरनेटिव एग्रेसिवली खोजना शुरू किया चाइना में, और साल 2017 में उन्होंने BRI फ्रेमवर्क में ऑफिशियली एंट्रेंस ली। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का है, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जाके देखिएगा और समझिएगा कि कैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब हम नेपाल पे आगे बढ़ते हैं। साल था 2019, जब मामला एस्केलेट हो गया, जब नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप इशू किया। उसने भारत के कुछ इलाकों को अपने इलाके में बताया। नेपाल के सॉवरेनिटी ने भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, और साल 2020 में यह मामला एस्केलेट हो गया। साल 2025 आया, जेन जी का प्रोटेस्ट नेपाल में बढ़ा और उसने तख्ता पलट किया। नए जनरेशन ने जो पुरानी स्टेटस क्वो मेंटेन था, उस ट्रीटी को क्वेश्चन करना शुरू किया। नेपाल के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बातें अब बहुत तेजी से उठने लगी कि क्या जो ट्रीटी 1950 में साइन की गई थी, वो आज भी सही है, एथिक है और लीगल है। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा बिग ब्रदर के तौर पे नेपाल को देखा। ये वो मिस्टेक है, ये वो लेसन है जो भारत के आगे आने वाले जियोपॉलिटिक्स एलाइज को आगाह करते रहा कि भारत हमेशा बिग ब्रदर बनता है पर डिलीवर नहीं करता। आज साल 2026 में भारत के पास एक मौका है इस दोस्ती को, इस रिश्ते को और ये सदियों से चले आ रहे ज्योग्राफिक साथी को एक ट्रस्ट रीसेट करने का। ज्योग्राफी आपको नेबर्स बनाती है, हिस्ट्री और कल्चर आपको साथ खड़ा करती है, पर यह साथ कितना रहेगा ये आपके डिप्लोमेसी डिलीवरेबल्स तय करती है। भारत को रोड्स, प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, जॉब्स,
इन सब में नेपाल का साथ देना होगा, ना ही सिर्फ बड़े भाई के एटीट्यूड के साथ उसके साथ खड़ा रहना होगा। उसकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हुए चाइना का अल्टरनेटिव ना बनना, बल्कि चाइना से बड़ा बनके नेपाल में दिखाना होगा। भारत अभी भी नेपाल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनर है, पर यह कब तक होगा ये भारत के पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल स्टैंड पे डिपेंड करेगा। साल 2026 हमें ये नया मौका देता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कैसा था आपको ये जानने में कि नेपाल अब धीरे धीरे भारत के हाथ से सरक रहा है और भारत को क्या करना चाहिए नेपाल का हाथ पकड़े रखने के लिए? कमेंट करके बताएं और वेट करें 15 अगस्त का, क्योंकि भारत उस दिन अपना 81वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।